जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शफ़क़ जाफ़री, आप देख रहे हैं पहचान टीवी और मेरे साथ इस वक़्त जो है एक पाकिस्तान के मंजे हुए सहाफ़ी इस वक़्त मौजूद हैं, अतर काज़मी साहब, और हमने उनको ज़हमत दी है। अस्सलाम वालेकुम अतर भाई, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम शफ़क़, थैंक यू सो मच। बिल्कुल ठीक, शुक्रिया आपने इनवाइट किया। मैंने कहा कि थोड़ा-सा लाइव चले जाते हैं और लाइव जाके ही कुछ बात कर लेते हैं। जो पहली खबर मैंने यहाँ पे चलाई है वो बल्दिया टाउन की खबर थी। तो हमने कहा कुछ आपसे जाने के इतने सालों बाद, लेकिन क्या बहुत सारी माँओं के आँसू पोंछ दिए गए हैं या अभी इस पे अपील होगी, फिर चलेगा, फिर मामला आगे जाएगा? किस नज़र से देखते हैं इस सारे मामले को? जी, ये बड़ा अच्छा आपने सवाल किया और आपके ही सवाल का वो जो हिस्सा है कि क्या मामला यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, क्या लोगों को इंसाफ मिल गया है, ऐसा होता हुआ हाँ। मुझे नज़र नहीं आ रहा। अपील दर अपील आप देखेंगे कि ये किसी भी सूरत में जो जुडिशल प्रोसेस है, उसका खात्मा नहीं है, उसका हतमी फैसला नहीं है। अभी ये सिलसिला इसी तरह चलता हाँ। रहेगा, आगे अपीलें होंगी और पता नहीं ना जाने आगे कितना अरसा लग जाए, कितने माह लग जाएँ, कितने साल लग जाएँ। लेकिन ये जो सान्या हुआ और इस तरीके से इतना दीदा दिलेरी से पाकिस्तान का जो मौशी हब है कराची में, उसके अंदर आप एक फैक्ट्री को जला देते हैं और आप हुँ। जब आप कोई जुर्म करते हैं तो आप कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोचते हैं। आप उस माइंडसेट को बिल्कुल। सोचें कि जो ये माइंडसेट समझता है कि मैं एक पूरी फैक्ट्री जला दूँगा और मुझे कोई पूछेगा नहीं। ये एक बहुत हाँ। बड़ी चार्ज शीट है हमारी रियासत के खिलाफ और हुकूमत सिंध के खिलाफ। सिंध के अंदर जो हालात हैं, इसकी ज़िम्मेदारी देखें वहाँ पे अगर कोई फैक्ट्री हो या कोई रेहड़ी हो, उसको सिक्योर करना, उसकी हिफाज़त करना, उसकी ज़िम्मेदारी हुकूमत सिंध की थी। हुकूमत सिंध अगर वहाँ पे भत्ते की कोई पर्चियाँ आती थी या भत्ते का मुतालबा होता था, तो जो वहाँ पे मुतलका इदारे थे, उनकी ज़िम्मेदारी थी कि वो इस फैक्ट्री को या जो दीगर लोग हैं जिनके साथ इस किस्म के वाक़यात होते हैं या जिनको इस हवाले से शिकायत हैं, उनकी हिफाज़त की ज़िम्मेदारी, उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की ज़िम्मेदारी रियासत, बिलख़ुसूस हुकूमत सिंध की थी। लेकिन हमने देखा कि हालिया बरसों में, हालिया सालों में, महीनों में लगता ऐसा रहा है कि वहाँ पे काफ़ी हद तक जो रियासत का काम था कि लोगों को हिफाज़त की जाए, लोगों को प्रोटेक्ट किया जाए, ख़ुसूसन सिंध के अंदर और ख़ुसूसन कराची के अंदर, उसमें काफ़ी हद तक हमें वहाँ की जो हुकूमत है, सिंध की हुकूमत, वो नाकाम नज़र आई। हुँ। अच्छा, ये जो कुछ लोग कह रहे हैं कि बल्कि बड़ा मज़ाक भी बना, भोला-भोला था, चरिया-चरिया था, अगर उसने जॉइन कर ली होती फलाँ-फलाँ-फलाँ बनने वाली जमात तो बच गया होता। और क्या असली जो मुजरिम थे उन्हीं को सज़ा मिली है या फिर बात वहीं देखिए, पहुँच गई? एक तो ये है कि टू बी इस अनफॉर्च्यूनेट शफ़क़ के पाकिस्तान में हालात ऐसे हो गए हैं, अगर कोई मुजरिम असली मुल्ज़िम पकड़ा जाए, जो मुजरिम बाद में साबित भी हो जाए, फिर भी हमेशा लोगों का शक रहता है। शकूक रहते हैं कि यार क्या ये सही था? क्या पुलिस ने खाना पूरी करने के लिए इसको आगे ले आए? लेकिन इस हवाले से आपने देखा कि जेआईटीज़ भी हुई और लोगों के नाम भी आए। अब जिन लोगों को 2 को सज़ा हुई है, अब इनका हुँ। इतना कोई बड़ा स्टैचर नहीं है कि ये इनमें इतनी हिम्मत हो कि ये पूरी एक फैक्ट्री के मालिकान को, बड़े जो आसूदा हैं, जो रिसोर्सफुल भी हैं, उनको हाँ। टेक ऑन करें। जब तक इनके पीछे किसी की बैकिंग नहीं थी, ये तो वो थे ना जिन्होंने जाके फुट सोल्जर्स थे, जाके कार्रवाई की। पीछे इसके कौन था, साजिश में कौन शामिल था, आपने देखा होगा कि उस हवाले से जेआईटीज़ भी आईं। हुँ। लेकिन अगेन जिस तरह हमने ये देखा कि माज़ी में भी ऐसा होता रहा, आपने भी ज़िक्र किया कि जब आप किसी के साथ मिल जाएँ तो आप दूध से धुले हुए हो जाते हैं। मुशर्रफ साहब के दौर हुँ। में भी हमने देखा है कि एनआरओ आया, जिस एमक्यूएम को आप लोग पहले दहशतगर्द कहते रहे, उसी एमक्यूएम को आप लोगों ने एकदम से मुहिब्बे वतन करार दे दिया। उसी एमक्यूएम के एक लीडर ने कराची की शक्ल भी बदल दी, उसने डिलीवर भी किया, मुस्तफ़ा कमाल ने। हाँ। प्रॉब्लम ये है कि हुँ। रियासत के बयानिए के साथ और हुक्मरानों के बयानिए के साथ चीज़ें बदलती भी रहीं, लोग मुजरिम भी बनते रहे, मुल्ज़िम भी बनते रहे। तो लेकिन अगेन ये एक बड़ा सैड इंसिडेंट था और ये ज़रा मुनफ़रिद नौइयत का इंसिडेंट था, जहाँ पे 250 के करीब लोगों को ज़िंदा जला दिया, वाक़ई, जिंदा आम जल लोगों को। गए। तो इसमें मेरे हुँ। ख़्याल में अगर आप का बचना जो लोग शामिल हैं, उनका बचना मुश्किल अगर नामुमकिन नहीं तो मुश्किल ज़रूर है। लेकिन अभी भी हम देख रहे हैं कि जो हकीकी कैरेक्टर्स थे इसके पीछे जिनका नाम आता रहा,
उनके ऊपर तो अभी भी किसी ने हाथ नहीं डाला। 2 फुट सोल्जर्स को सजाएं हुई हैं, क्या यही लोग थे पीछे और कोई बड़ी साजिश नहीं थी? ये इस हवाले से अभी भी काफी सवाल आते हैं। हाँ, वो अच्छा, जिनको जिनको छोड़ दिया गया वो सही है, जो बरी हो गए वो सही है, बहुत सारी ऐसी कंफ्यूजन हो रही है। जी, जी, यकीनन देखिए ना, अब हम एक मुल्क में रहते हैं, हमारा उस मुल्क का आइन है, उस मुल्क के आइन के तहत अदालती निज़ाम है। अब मेरा मैं आई एम अ फर्म बिलीवर कि जो मुल्क का आइन है, मुल्क का जो निज़ाम है, उसको चलना चाहिए और उसके ऊपर हम जितना भी एतमाद करें, उसको जितनी सपोर्ट कर सकें करें। उसके ऊपर तनकीद करते हैं हम, तनकीद करने का मकसद ये होता है कि उसमें बेहतरी आए। तो अगर पाकिस्तान की अदालत ने किसी को छोड़ा है, तो उसके खिलाफ मैं अपील कर सकता हूं। मैं ये कह सकता हूं कि जी मैं इससे मुतफिक नहीं हूं, जो अगला उससे स्टेप है, जो उससे हायर अदालत है, आप उसमें जाएं। पर वहां पे अगर मैं ये इल्जाम तराशी शुरू कर दूं कि नहीं जी इसलिए कि इसको इसलिए छोड़ा गया है कि ये चक्कर है, तो फिर तो निजाम आपका देखे ना, फिर तो वो अफरा तफरी अनारकी की तरफ जाएगा। फिर उन सियासी लीडरान जो कन्विक्ट होते हैं वो कहते हैं हम हमारे ऊपर जो है वो प्रोसिक्यूशन हो रही है पॉलिटिकल, उनमें और हम में फर्क नहीं रह जाएगा। तो मैं तो ये समझता हूं कि अगर हमने इंसाफ लेना है तो इसी निजाम के थ्रू लेना है, इन्हीं अदालतों के थ्रू लेना है। अगर इनमें कोई कमी है, कोई बेहतरी आ सकती है, तो वो इसी निजाम के अंदर रहते हुए हमें लानी पड़ेगी। अभी आपने तबसरा किया, एमक्यूएम का जिक्र भी आ गया। एमक्यूएम ने एक बड़ा जोरदार सा जलसा करके दिखा दिया है, उसके बारे में क्या कहेंगे? फैसल सब्जवारी और इन सब लोगों ने बड़ा मुतालबा भी किया है एक अलहदा सूबे का, और कहा है कि 2-3 नाले खोलने से कराची का मसला हल नहीं होगा। क्या कहते हैं, किस तरफ जा रहा है एमक्यूएम का रुख और किस तरफ जा रही है कराची की सियासत? देखिए, एमक्यूएम को अगर किसी को पसंद हो या ना हो, एमक्यूएम को कराची में मैंडेट हासिल रहा है। कराची की एक बड़ी आबादी है जो एमक्यूएम के लिए वोट करती रही है और वो एमक्यूएम को पसंद करती है। अब एमक्यूएम के अंदर जो अपने मसाइल रहे हैं वो एक अलग बात है, लेकिन जहां तक उनका जलसा करना, उनकी जानिब से ये मुतालबा करना, तो ये उनका हक है। वो शहर को रिप्रेजेंट करते हैं, वहां पे उनकी स्टेक है। तो अगर वो ये मुतालबा कर रहे हैं कि हम समझते हैं कि कराची के मसाइल इस तरह हल नहीं होंगे, इस तरह होंगे, तो इस मुतालबे से आप डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन आप ये हक उनसे नहीं छीन सकते। हमें तो वहां की सूरत हाल अच्छी चाहिए, हम कैसे उम्मीद रखें, कब उम्मीद रखें, समझ नहीं आता। आप अब जो ये शोर मच रहा था कि वजीर आजम ने इतने करोड़ दे दिए, इतना वो हो गया, एकदम उम्मीद की किरण आई थी, फिर ये तफसरे होना शुरू हो गए थे कि कुछ नहीं मिलेगा, कुछ हाथ नहीं आएगा। आपको क्या लगता है, कुछ हाथ आया, कुछ हुआ, कुछ स्टेप आगे होंगे, या एमक्यूएम का इस तरह निकल के जलसे करना किस बात की अलामत है कि वो उनको लग रहा है कुछ नहीं होना कराची में, इसीलिए वो शोर में कर रहे हैं? जी, अच्छा, इधर यहाँ पे एमक्यूएम से ज्यादा जो मसला है ना, मसला सिंध हुकूमत है। अब ये गुज़िश्ता कितने बरस से मसलसल ये हुकूमत में है। अब अगर वज़ीर-ए-आज़म एक पैकेज लेके आते हैं, वो पैकेज अनाउंस होता है और आगे चल के वो पैकेज कामयाब हो जाता है, कराची की सूरत-ए-हाल बेहतर हो जाती है। तो ये जो अभी मौजूदा हुकूमत है सिंध की, उनकी नाअहली के ऊपर मोहर लग जाएगी कि ये लोग इतने अरसे से यहाँ बैठे हुए थे, इन्होंने कराची को ठीक नहीं किया। अब वफाक ने, दीगर इदारों ने इंटरवीन किया है, तो अब सूरत बेहतर हो गई है। तो इस पैकेज को नाकाम बनाने में जो सबसे बड़ी किरदार अदा करेंगे, वो लोग यही किरदार अदा करेगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। वो इसमें रोड़े अटकाएंगे। और आपने देखा कि जब ये पैकेज अनाउंस हुआ, उसके अगले दिन ही इन्होंने मुतनाज़ा बातें करनी शुरू कर दी। जी 400 मिलियन हमारा है, 600 मिलियन उनका है। भाई हु केयर्स के कितना मिलियन कितना है? हमें तो चाहिए जो कराची के अवाम हैं उनको कोई आप रिलीफ दें, कराची की सूरत को बेहतर करें। और दूसरा शफक ये है कि अगर कोई ऐसा मंसूबा होता ना कि जहां पे बोर्ड लग सकता, जिसको बता दिया जाता ये बख्तावर मेमोरियल हॉस्पिटल है, ये बेनजीर हॉस्पिटल है, ये भुट्टो हॉस्पिटल है। अब मसला ये है कि ये भुट्टो के नाम का नाला तो बना नहीं सकते, ना ही किसी गटर पे पीपल्स पार्टी का झंडा लगा सकते हैं। इसी वजह से ना ये नाला बनाएंगे, ना ये कोई इस तरह की चीज बनाएंगे जिसके ऊपर इनकी तख्ती ना लग सके। तो ये प्रॉब्लम है असल में। जब तक इस माइंडसेट से हम बाहर नहीं निकलेंगे, कराची के मसाइल ठीक नहीं। सारी जो अपोजिशन में जितने भी थे जमातें एक हो गई और कॉन्फ्रेंसेस हो रहे हैं, और कोई मरियम नवाज के महंगे तरीन जूते और ड्रेस के ऊपर बात कर रहा है। ये क्या सब कुछ हो रहा है? ये आपस में इनकी गठजोड़ जो हो रही है वो क्या रिजल्ट लेकर आएगी? अच्छा, ये लोग देखिए ना, इनकी जमहूरियत के लिए खिदमात से आप लोग इनकार नहीं कर सकते। इनकी जो जमहूरियत है ना,
उसमें उसमें सिर्फ एक मसला है, छोटा सा मसला है, बाकी इनकी बेस्ट जमहूरियत है। जमहूरियत में जो छोटा सा मसला है उसका जिक्र आपने भी किया कि मरियम नवाज साहिबा के महंगे जूते। प्रॉब्लम यह है कि इनकी जमहूरियत में से जमहूर मिसिंग है। इनकी जमहूरियत अपनी जातों के से शुरू होती है, अपने खानदान से, अपनी जमात से भी नहीं। इनकी अगर आप जमात देख लें तो आपको कोई भी लीडर जो 25, 30, 40 साल से इस जमात के अंदर है, अपनी खिदमत कर रहा है, सियासी जदोजहद कर रहा है, लेकिन जहां पे उस खानदान का बच्चा आता है तो वो पीछे हाथ जोड़ के या आगे हाथ जोड़ के गुलाम बन के खड़े हो जाते हैं। तो इनकी नजर में जो जमहूरियत का मॉडल है वो वही मॉडल है जो इनकी जमातों के अंदर है। तो ये जो आपने जिक्र कर दिया बाजवा साहब का, तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से खुफिया मीटिंग्स ये हुई है कि नहीं हुई है? शेख रशीद साहब ने सही कहा है या नहीं कहा है? क्या इत्तला है आपके पास? देखिए, मीटिंग्स तो ना सिर्फ इनकी हुई बल्कि मौलाना फजल रहमान साहब की जमात की भी हुई, लेकिन इससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि 2 महीने पहले तकरीबन जो सेनेटर रहमान मलिक साहब हैं उन्होंने बार बार पैगामात भिजवाए फौजी इस्टेब्लिशमेंट को कि मैं अपनी क़यादत का आपके लिए कोई पैगाम लेके आना चाहता हूं, मुझे टाइम दें। 2-3 दफा उन्होंने इनकार किया, उन्होंने नहीं माना, इन्होंने बार बार पैगामात भिजवाए कि मैं मिलना चाहता हूं। फिर सेनेटर रहमान मलिक साहब जाके कमर जावेद बाजवा साहब से मिले और इन्होंने अपनी जमात का, अपनी क़यादत का वहां पे पैगाम पहुंचाया कि हमारे साथ, मतलब जो भी आपको पता है, और इनका क्या पैगाम है, मुकदमात हैं, उस हवाले से ये समझते हैं कि वो हमें रिलीफ दे सकते हैं। वो एक अलहदा बहस है कि क्या वो दे सकते हैं या नहीं दे सकते। तो उस मुलाकात के बाद भी फौजी इस्टेब्लिशमेंट को ये इतला थी कि ये लोग इस तरह करेंगे कि यूज करेंगे और जाके कहेंगे कि वहां पे ये बात हुई, वो बात हुई। तो उन्होंने खुद उसी वक्त एक पिक्चर रिलीज कर दी ISPR के थ्रू कि आज रहमान मलिक साहब की आर्मी चीफ से मुलाकात हुई है। और इसी तरह फिर जो मोहम्मद जुबैर साहब हैं वो अपनी पार्टी के अंदर, उनकी अहमियत क्या है? मोहम्मद जुबैर साहब तो काउंसलर का इलेक्शन नहीं लड़ सकते, वो तो कराची में उनको कहीं पे आप खड़ा कर दें कोई उनको वोट देगा। उनकी अहमियत क्या है? उनको गवर्नर क्यों बनाया गया? उनकी अहमियत यही है कि वो, उन्होंने अपनी क़यादत को बताया है कि फौजी इस्टेब्लिशमेंट मेरे बड़े करीब है। जनरल बाजवा को तो मैं जानता हूं इसलिए कि मेरे अपने फादर जनरल थे। तो उनका तो टोटल अहमियत ही है, अदरवाइज उनकी अपनी क्या अहमियत है? ना वो कोई इलेक्शन लड़ सकते हैं, ना उनका कोई वोट बैंक है। तो इसी वजह से तो उनको जमात में रखा गया है। तो वो इसलिए मियां साहब का मैसेज लेके गए और पार्टी का मैसेज, जो उनकी पार्टी से मुराद खानदान है इसमें, जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि हमें जब रिलीफ नहीं मिली तो उसका रद्द-ए-अमल जो आया वो आपके सामने है कि उन्होंने कहा कि जी जुल्म हो गया, ये है, वो है, अब हम इनकलाब लेके आएंगे। तैयब अर्दगान साहब का बयान, स्टेटमेंट, कश्मीर के लिए खुल के बोलना, क्या कहेंगे इसके बारे में? इमरान खान की और देखिए, जो बैनुल-अक़वामी सियासत होती है ना, उसमें शख्सियात बड़ी असरअंदाज होती है। इमरान खान की फॉरेन पॉलिसी की वजह से तैयब उर्दगान के साथ उनकी जो इंटरेक्शंस हुई हैं, उसकी वजह से तैयब उर्दगान ने एक बड़ा बोल्ड स्टांस लिया है। तैयब उर्दगान साहब, देखें, इंडिया को अपसेट करना कोई आसान बात नहीं है। बड़ी इकोनॉमी है, वेस्टर्न ममालिक भी इंडिया को अपसेट नहीं करते, इसलिए वो कहते हैं कि यार बड़ी इकोनॉमी है, वहां से हमने वहां पे इन्वेस्टमेंट करनी है या वहां से इन्वेस्टमेंट आनी है। तो तैयब उर्दगान साहब ने जो कश्मीर के हवाले से बयान दिया है, मेरे ख्याल में बड़ा सिग्निफिकेंट बयान है और इसके जो नताइज हैं वो आने वाले दिनों में, आने वाले हफ्तों में, महीनों में, सालों में हमें नजर भी आएंगे। बहुत खूबसूरत बातें की आपने, बहुत खूबसूरत तबसरा था। आखिर में मुझे एक जुमले में बताइए, आप लंदन में हैं सर, मैं ऑस्ट्रेलिया में हूँ, क्या महसूस हो रहा है आपको कि पाकिस्तान का नाम अच्छा हुआ है, लोग पहचानने लगे हैं, लोग समझ रहे हैं, पाकिस्तानी पॉलिसीज को दाद दे रहे हैं? आपको लग रहा है कि जरा थोड़ा सा जो धूल डालने की कोशिश की गई थी वो साफ हुई है? देखिए, पाकिस्तान बहुत अरसे से बैकफुट पे था। हमेशा पाकिस्तान पहचाना जाता था, यहाँ पे मीडिया में आता था जी टेररिज्म या कोई मसला हो गया तो पाकिस्तान का नाम आ गया। दूसरी तरफ इंडिया का एक बड़ा रोमांटिसाइज किस्म का होता था व्यू, बॉलीवुड, स्पाइसेस, गोवा, गाने, फिल्में, ठीक है, बिल्कुल। अब अगर आप इंटरनेशनल मीडिया उठा के देख लें, अगर डेवोस में कोई कॉन्फ्रेंस होती है तो इंटरनेशनल मीडिया इमरान खान को किस तरह कवर करता है? बोरिस जॉनसन साथ खड़ा होके सेल्फियां लेता है। इमरान खान साहब की जो अपनी गुडविल है और अपनी जो स्टार वैल्यू है, उसका फायदा हुआ है पाकिस्तान को। दूसरी जानिब अगर आप इंडिया को देखें, ये इमरान खान साहब की फॉरेन पॉलिसी है कि आज इंडिया को क्या फैशिस्ट रजीम, वहां पे इंतहा पसंदी, इकोनॉमिस्ट, फॉरेन पॉलिसी, गार्डियन, दुनिया भर का मीडिया इंडिया के हवाले से आप क्या लिख रहा है
और इमरान खान साहब को किस तरह कवर करता है ये आप लोगों के सामने है। ये आप लोगों के सामने। खुश रहिए, आबाद रहिए, बड़ा इत्मीनान आपने दिलाया है। अब बहुत सारे मूव आए, पाकिस्तान में बहुत कुछ हुआ, पूरी दुनिया में बड़ा कुछ चेंज हो रहा है, लेकिन एक अच्छे और सच्चे सहाफी के लिए यही होता है। और मैं ये साफ बता दूं कि मैं और अतर जो है ना, हम गारंटी देते हैं, हम लोग जो है लिफाफे वाले सहाफी सहाफी नहीं है। अब अपना ब्रेड और बटर जो है दूसरे तरीके से चला रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं आपको फिर ज़हमत दूंगी इंशाल्लाह। अतर, बहुत शुक्रिया आपके तबसरे का। देखते रहिए पहचान टीवी, और पहचान टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हम इंस्टाग्राम पे और ट्विटर पे फॉलो कीजिए, और इसी तरह आपको हम लाइव तबसरे भी सुनाएंगे। और अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं तो हमें अपनी एडवाइस भी भेजिए। नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए शफक जाफरी और अतर काज़मी को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।